नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। कल का आपने मैच देखा जहां दिल्ली और राजस्थान दोनों ही एक अच्छे बॉलिंग अटैक के साथ टीम मैदान पर उतरी। पर कहीं ना कहीं जो बात हम लोग कल एक्सपर्ट से अपने कर रहे थे, जिन्होंने बताया भी था कि दोनों टीमों में एक अच्छे बॉलिंग अटैक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग का मामला कहीं ना कहीं टाइट है। उस पूरे को अगर देखा जाए तो जॉर्फर आर्चर और कार्तिक त्यागी ने दोनों ने ही अच्छी बॉल की। और अगर दिल्ली की तरफ से मैं बात करूं तो जो डेब्यूटेंट थे तुषार देशपांडे, उन्होंने भी अच्छी बॉल करी, उनको रबाडा का अच्छा साथ मिला। कहीं ना कहीं एंड्रे नॉर्जे की मैं बात करूं तो आईपीएल में अब तक की सबसे तेज गेंद उन्होंने डाली और उनकी बॉलिंग अटैक के सामने राजस्थान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। जो बात बेन स्टोक्स की कही जा रही थी, काफी लंबे टाइम बाद वो आए ग्राउंड में, पहला मैच फ्लॉप थे, कल के मैच में कुछ बड़े हिट देखने को मिले, अच्छा लग रहा था, पर उनको तुषार देशपांडे की एक ऊपर आती हुई बॉल पे वो आउट हो गए। इन सब पे विस्तार से चर्चा करूंगा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट, जिनका प्रेडिक्शन अगर मैं ना ही करूं तो ज्यादा गलत नहीं होता है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी थैंक यू। संदीप जी, कल का आपने मैच देखा, वहां एंड्रिक नॉर्जे की मैं पहले बात कर लूं, 156.1 की उन्होंने स्पीड से बॉल फेंकी। अब तक के आईपीएल इतिहास की सबसे तेज बॉल है वो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आईपीएल हिस्ट्री की सबसे तेज बॉल है। और जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि एक ही ओवर में उन्होंने 3 ऐसी बॉलें डाल दी जो कि आईपीएल की हिस्ट्री की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्पीड में देखा जाए तो तीनों 1, 2, 3 पायदान पे पहुंच गए हैं। तीनों पायदान पे एंड्रे नॉर्जे का नाम है। और क्या बहुत बेहतरीन ओवर था वो। देखिए उस ओवर में उन्होंने बटलर का विकेट भी लिया जो कि बहुत डाइसी बैटिंग कर रहे थे और बहुत निर्णायक विकेट था वो। और साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स जो हैं उनका जो प्रभाव किस तरह से इस आईपीएल में, उससे ये पता चलता है कि जो लिस्ट है फास्टेस्ट बॉलर की, वो नंबर 1 पे नॉर्जे, नंबर 2 पे फिर नॉर्जे, नंबर 3 पे फिर नॉर्जे, नंबर 4 पे डेल स्टेन और नंबर 5 पे रबाडा। संदीप, अगर मैं नॉर्जे की बात करूं, आप खुद मीडियम पेसर रहे हैं, आपने लंबे समय से एक स्टेट को और सर्विसेज को काफी टाइम दिया है। आप जब मीडियम पेस बॉल फेंकते थे, आपके बारे में मैंने काफी सुना, आपके साथ मैच भी एक आध मैंने खेले हैं, आप काफी तेज फेंकते थे। लेकिन जब बॉलर की बात करूं, पहली गेंद चौका खा जाए 155 की स्पीड वाली बॉल पे, और अगली गेंद वो धीरा फेंकने का प्रयास करता है, बैट्समैन को चकमा देता है। लेकिन नॉर्जे ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अगली गेंद उससे भी तेज फेंक दी। देखिए जो रियल फास्ट बॉलर्स होते हैं, मुझे लगता है कि वो फास्ट बॉलिंग जो होती है वो ब्लड में होती है। और ये कटर्स और स्लोअर्स और ये सब चीज़ें जो मिक्सअप हुई हैं, ये आधुनिक क्रिकेट की देन है। बट मुझे लग रहा है जो फास्ट बॉलर 150 के ऊपर लगातार बॉल डाल सकता है, वो देखिए स्लोअर्स पे और कटर्स पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता। स्पीड एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर उनको भरोसा है, वही उनका मुख्य हथियार है और वो हमेशा स्पीड के लिए जाते हैं। तो मुझे लग रहा है जो ये फास्टेस्ट बॉलर है ना, जो ये रियल फास्ट बॉलर जिनको बोलते हैं, जो 150 151 की स्पीड पे लगातार, उनकी एवरेज स्पीड देखिए 152 है। तो जो 152 की स्पीड पे लगातार बॉल डाल सकता है, मुझे नहीं लगता उनको बचने की जरूरत है, उनको अटैक पे ही रहने की जरूरत है। और कल उन्होंने जो बॉल डाली, एक छक्का और 2 चौका एक ओवर में लगा, और उसके बाद उन्होंने जो बटलर को बिल्कुल आगे से आउट किया फास्ट बॉलिंग पे, उनका मेन हथियार है जो तेजी है उनके गेंद की। और मुझे लग रहा है उसी पे स्टिक रहे और परिणाम सामने। बिल्कुल, अगर नॉर्जे की बात हो रही है तो बात उस बॉलर की भी होनी चाहिए कल जिसने दिल्ली टीम से डेब्यू किया है तुषार देशपांडे ने। 2008 में ये लड़का बॉल बॉय बना था इसी आईपीएल सीजन में, और कितना बड़ी बात है कि आज लगभग 11 से 12 साल बाद वो टीम में डेब्यू कर रहा है जी। और इतना अच्छा परफॉर्म किया, और बेन स्टोक्स जैसे बड़े बल्लेबाज का उसने विकेट लिया। हाँ देखिए, बहुत अच्छा, बहुत निर्णायक विकेट था। बेन स्टोक्स बहुत अच्छी फॉर्म में खेल रहे थे और उस समय जब जो रन चेस चल रहा था, मुझे लग रहा राजस्थान बहुत ऊपर थी वो टाइम पे। और बेन स्टोक्स का विकेट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। और तुषार की बात करें, तुषार देखिए मुझे लग रहा महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, मुंबई के खिलाड़ी हैं, रणजी ट्रॉफी इन्होंने मुंबई को रिप्रेजेंट किया। और मुंबई जैसे टीम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने का मतलब ही ये है कि आप में कुछ खास बात है। इतनी आसानी से वहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कैप मिलती नहीं है। और मुझे लगा 2017-2018 सीजन में उन्होंने डेब्यू किया और बहुत इनके अंदर पोटेंशियल है। जिस प्रेशर में उन्होंने 160 सिर्फ डिफेंड कर रहे थे, जिस गति से और जिस लाइन लेंथ पे उन्होंने बॉल डाला, वो वाकई काबिल तारीफ था। बिल्कुल काबिल तारीफ था, लेकिन कल काबिल तारीफ बैटिंग नहीं देखने को मिली दोनों ही टीमों से।
अगर मैं बात करूं वहां पे दिल्ली टीम हो या फिर हो राजस्थान की टीम, मैं राजस्थान की टीम बात अगर करूं संदीप, तो आप देखिए चार जो टॉप के बैट्समैन हैं उनके, बेन स्टोक्स हो, बटलर हो, स्टीव स्मिथ हो या फिर संजू सैमसन एक अच्छी लय में दिख रहे थे, खूब बड़े हिट लगाए, अक्षर पटेल के पीछे पड़ गए थे वो। जी लेकिन ये जो फॉरेनर्स प्लेयर्स का मोह है ये आज से नहीं 2008 से चला आ रहा है। राजस्थान के लिए एक दिक्कत का सबक ये भी है कि वो फॉरेनर्स प्लेयर्स पे कुछ ज्यादा ही भरोसा दिखाते हैं और कल उसका रिजल्ट देखने को मिला, वो मैच हार गए। जी, देखिए फॉरेनर्स पे आप भरोसा दिखाइए, मगर मुझे कल भी मैं इसी कार्यक्रम में चर्चा कर रहा था कि आप अगर इतने बड़े खिलाड़ियों को लेके आए हैं टीम में, तो जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो जिनको हम महान खिलाड़ी कहते हैं, उनसे उन सबसे जो टीम में मुश्किल काम है वो कराना चाहिए, उनसे आसान काम की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। आपने दो खिलाड़ियों को ओपन करा दिया और एक को वन डाउन भेज दिया, फिर नीचे का प्रेशर कौन झेलेगा? आपको एक खिलाड़ी, एक मैच्योर खिलाड़ी ऐसा आपको मिडिल ऑर्डर में रखना ही पड़ेगा जो टीम को साथ में लेके चले और अंत के ओवरों में पिटाई लगा सके। बेन स्टोक्स मुझे लग रहा है वो ऐसी कड़ी थे जो ये काम बखूबी कर सकते थे, मगर ये टीम मैनेजमेंट का फैसला मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया जो उनसे ओपन करा रहे। बिल्कुल, आपके पास जब रॉबी उथप्पा जैसा एक अनुभवी बल्लेबाज हो, कल उनकी बात करें तो कल वो लय में नहीं दिखे, उन्होंने थोड़ा लेट खेले, शॉट मारने जा रहे थे, कनेक्ट नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं जो यहाँ इस टीम के साथ भी नंबर 3 और 4 का जो स्लॉट है वो चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखिए रॉबिन उथप्पा, मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस उनका बहुत लो है। उन्होंने कभी मिडिल ऑर्डर में कभी परफॉर्म नहीं किया, कभी रन नहीं बनाए। कैलकाटा के लिए भी खेले हैं, ऊपर के क्रम में उन्होंने बल्लेबाजी करी है और बहुत मैच जिताए हैं उन्होंने। और ऐसे खिलाड़ी से आप कैलकाटा से उनको लेके आए थे, मुझे लग रहा था आप ओपनिंग स्लॉट के लिए लेके आए हैं, बट उसके बाद एकदम से नंबर 5 नंबर 4 की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, वो भी बार बार लगातार वो फ्लॉप हो रहे हैं। कल मुझे लग रहा है 20-25 रन कुछ बनाए हैं, बट वो कनेक्टिंग शॉट नहीं थे। एक टॉपेज लगा था, पीछे छक्का गया था, एक थर्ड मैन पे चौका लगाया था उन्होंने, तो उतना लय में दिखे नहीं और मोराल उनका बहुत डाउन है। और किसी बैट्समैन या किसी भी खिलाड़ी का मोराल जब तक हाई नहीं होगा वो परफॉर्मेंस निकल नहीं सकती है उनकी। बिल्कुल संदीप, कल के मैच की हम लोगों ने बात कर ली, बड़ा अटपटा सा लगा जब इतने स्टार्स आपके पास हों और उसके बाद ऐसा दौर हो किसी टीम के लिए। दूसरे शेर सही और शिखर धवन ने एक शानदार बैटिंग की। अब जरा आज के मैच की बात कर लेते हैं। शारजाह के छोटे ग्राउंड में आज मैच है जहां पर पूरी संभावना है कि करवाई टीम का वो राजकुमार आज टीम में खेल सकता है। क्रिस गेल कल जैसा उसने ट्वीट करके भी अपनी बात रखी है कि अब इंतजार खत्म हो गया, मैं मैदान पर वापस आ गया हूं, आज क्रिस गेल को देखना होगा। बिल्कुल बहुत लेट है, मगर मुझे लगता है कि क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी को जिसने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, सबसे ज़्यादा रन है, सबसे ज़्यादा सेंचुरी, सारे रिकॉर्ड बैटिंग के उनके नाम पे है टी20 क्रिकेट में, और ऐसे मैच विनर को आप अभी तक बेंच पे आपने बैठा के रखा। बिल्कुल मुझे तो ये रणनीति समझ में नहीं आई। जबकि मुझे लगता है उनको शुरू में 3-4 मैचेस देने चाहिए थे, अगर वो क्लिक नहीं करते तो शायद आप उनको बेंच पे बैठा सकते थे। लेट बहुत हो गया है, बट मुझे लगता है अगर फिर भी अभी भी चांस है पंजाब के पास, 7 मैचेस उनके बाकी हैं, उनके पास 2 पॉइंट हैं। अगर 7 में से वो 6 मैच भी जीत जाते हैं तो भी मुझे लग रहा है कि वो रन रेट, नेट रन रेट वाले में प्लेऑफ्स का चांस उनका बन सकता है। तो मुझे लग रहा है ये रोमांचक रहेगा देखना, और अगर गेल को खिलाते तो बहुत मजेदार मैच होगा। एक दिक्कत पंजाब टीम के साथ ये भी हुई, जब गेल फिट हुए तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गई संदीप, इसलिए वो बाकी मैचों से जाकर उन्होंने हॉस्पिटल में इलाज उनका चल रहा था, जहां पे अब वो पूरी तरह से फिट है। तो कहीं ना कहीं जब वो फिट हुए उनको टीम में खिलाया नहीं गया, उसके बाद उनके फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो टीम से बाहर हो गए। आज वापसी की पूरी उम्मीद है, हो सकता है मैक्सवेल ना खेले। जी बिल्कुल, देखिए मैक्सवेल का जो प्रदर्शन रहा है, मुझे लग रहा है वो तो ऐसा नहीं है कि उनको और चांस मिलेगा इस टीम में। बट देखिए पंजाब जैसी फ्रेंचाइजी के लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा चेंजेस इन्होंने किए हैं। इन्होंने एक मैच जीता था, इन्होंने जितने 7 मैच खेले हैं, आप देखिए जो भी मैच एक इन्होंने जीता था, सिर्फ उस मैच के बाद अपनी टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया। बाकी जितने भी मैचेस हैं, हर मैच के बाद 2-3 ये परिवर्तन करते चले गए। किसी खिलाड़ी को इन्होंने भरोसे में नहीं लिया, किसी पे फेथ नहीं दिखाया। और मुझे लग रहा है कि मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी, पहले भी हम लोगों की शायद इस बात पे चर्चा हुई है, मैक्सवेल का फेम बहुत है, नाम बहुत ज्यादा है, बट एक बार की उनकी परफॉर्मेंस है आईपीएल में, बाकी 13 सीजन में से किसी भी सीजन में उनकी परफॉर्मेंस आई नहीं है बाहर अभी तक। संदीप, मैक्सवेल के लिए ये भी दिक्कत है, एक है कि उन्हें रेगुलर स्लॉट नहीं दिया जा रहा है। जैसे पुरन को स्लॉट दिया गया था, एक स्लॉट पूरे 4-5 मैच खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म किया। अगर एक टीम इतने रेगुलर चेंजेस करती है, वहां पे मैं बात करूं केएल राहुल, कभी पृथ्वी सिमरन को अंदर ले आते हैं, कभी मनदीप को अंदर लाते हैं, ऐसे तमाम चेंजमेंट वो करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो टीम है वो सेट नहीं हो पाती और तुरंत एक नया चेंजमेंट हो जाता है। देखिए बात सही कह रहे हैं आप, किसी खिलाड़ी को जब तक एक रोल नहीं दिया जाएगा प्रॉपर, उसको बताया नहीं जाएगा कि भाई देखिए आप यहाँ पर हमारी टीम में आप जो हमारा प्लान है यहाँ पे आप फिट बैठते हैं और हम आपसे ये चाहते हैं,
जब तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं होगी प्लेयर के दिलो दिमाग में और फ्रेंचाइजी में या कोचेस में, तो फिर वो हमेशा वो डाउट वाला वो थोड़ा सा पॉइंट बना ही रहता है। बट मुझे लगता है मैक्सवेल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अगर इस तरह का कोई भी इशू है उनको तो डायरेक्ट उनको कोच से या टीम मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। और मुझे लगता नहीं है कि इतने बड़े खिलाड़ी की बात कोई सुनेगा नहीं या अनसुना कर देगा जानबूझ के। मुझे लगता है अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उनको डायरेक्ट बात करनी चाहिए। बट अभी देखिए बड़े खिलाड़ी हैं, मैं बार बार कहता हूं कि इतने बड़े खिलाड़ियों के बारे में हम स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बात करते रहे, अचानक एक बड़ी परफॉर्मेंस देंगे और हम सबका मुंह बंद कर देंगे। बिल्कुल यही उम्मीद भी है फैंस को भी, पंजाब के फैंस को भी यही उम्मीद है कि वो बड़ी पारी जल्द आए। पंजाब की टीम की बात हो रही है तो एक बार क्यों ना पंजाब की संभावित प्लेइंग 11 जो आज की हो सकती है एक बार उस पर नजर डालते हैं। प्रेडिक्ट 11 क्या है पंजाब का, उस पर नजर डाल लेते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का संभावित प्लेइंग 11: एरॉन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली कप्तान, एबी डिविलियर्स विकेटकीपर, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, इसरू उडाना, मोहम्मद सिराज। संदीप टीम देखिए आपने, ये बेंगलोर की टीम है, इसमें काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा है। अगर देखिए उमेश यादव अब नहीं है टीम में, सिराज हुसैन उनकी जगह, मोहम्मद सिराज उनकी जगह खेल रहा है। वहीं मैं बात करूं तो ओपनिंग स्लॉट को उन्होंने अब छेड़ना बंद कर दिया है। यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल और एरॉन फिंच की जोड़ी कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है। डिविलियर्स भी फॉर्म में है, विराट कोहली भी फॉर्म में, तो ये टीम पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पैक टीम है। बिल्कुल पैक टीम है। और मुझे लग रहा है जो इस टीम में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, जिसकी वजह से टीम इतनी मजबूत दिख रही है या इतने मैचेस जीत के इस अंक तालिका में तीसरे नंबर पे पहुंची है, तो मुझे लग रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिविलियर्स विकेट कीपिंग कर रहे हैं। आप एक विकेट कीपर, एक इतना बड़ा बैट्समैन जो है, अगर उसने विकेट कीपिंग का भी जिम्मा ले लिया है तो आपके पास सारे संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं, या फिर आप एक ऑलराउंडर खिला सकते हैं। और वो भी जो है उनकी जगह पे विकेट कीपिंग कर कौन रहा था, वो फिलिप कर रहे थे जो कि विदेशी खिलाड़ी थे। तो एक विदेशी खिलाड़ी जो कि क्रिस मॉरिस के रूप में टीम में लेके चले आए, उन्होंने भी इस टीम का बैलेंस बहुत बेहतर कर दिया है। वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और बहुत बेहतरीन क्षेत्ररक्षक भी हैं। तो ये जो डिविलियर्स ने कीपिंग ग्लव्स अपने हाथ में लेके और जिम्मेदारी थाम ली है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। बिल्कुल राज है, तभी क्रिस मॉरिस भी टीम में, क्रिस मॉरिस के आने से भी एक एज मिला है आरसीबी को। जी जी बिल्कुल, क्रिस मॉरिस जैसा खिलाड़ी किसी भी टीम को जाके वो मजबूत ही करेगा, क्योंकि देखिए एक प्योर बैट्समैन जैसी वो बैटिंग करते हैं, एक प्योर बॉलर जैसी उनकी बॉलिंग और फील्डिंग भी बहुत लाजवाब है। तो वो 3-in-1 वाला पैकेज है, तो किसी भी टीम में वो उनको प्लेस मिलेगा और डायरेक्ट जाके वो किसी भी टीम को मजबूत ही करेंगे। क्योंकि एक बार जब पंजाब की टीम पे नजर डाल लेते हैं, आज उनका संभावित 11 क्या होगा, गेल रहेंगे या नहीं, एक बार संभावित 11 पे पंजाब की नजर डालते हैं हम लोग। किंग्स 11 पंजाब का संभावित प्लेइंग 11: क्रिस गेल, केएल राहुल कप्तान, मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह, निकोलस पुरन विकेटकीपर, दीपक हुडा, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, मुजीबुर रहमान, अर्शदीप सिंह। यहां पर भी संदीप देखिए कि पुरन को विकेट कीपिंग का जिम्मा दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं केएल राहुल पे जो प्रेशर आ रहा था एक्स्ट्रा की बैट ओपनिंग भी करनी है, विकेट कीपिंग भी करनी है, कैप्टनसी, वो प्रेशर थोड़ा रिलीज हुआ है केएल राहुल पे। बिल्कुल देखिए वो प्रेशर जरूर रिलीज हुआ है, बट इनके एक सरदर्द इनका और बढ़ गया है कि ओपनिंग स्लॉट में ये अपने आप को खुद रखें या मयंक अग्रवाल आए। अगर क्रिस गेल खेलते हैं तो किसी ना किसी को सेक्रीफाई करना पड़ेगा और 3 नंबर पे आना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा सरदर्द है इनके लिए, क्योंकि इस टीम से सिर्फ ये दोनों ऐसे बैट्समैन थे जो लगातार रन बनाए जा रहे थे। और देखिए क्रिकेट में क्या होता है, एक फ्लो की बात होती है। आप जिस जगह पे आप बैटिंग कर रहे हैं, जिस जगह पे आप खेल रहे हैं, लगातार आप उसी जगह पे रन बनाते चले जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ऊपर नीचे जब सफलिंग होती है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। मगर देखिए अगर क्रिस गेल को आपको टीम में फिट करना है तो आपको ये सेक्रीफाई तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सेक्रीफाइस करना भी चाहिए। जब आपके पास इतना बड़ा नाम हो, उसको ज्यादा दिन तक आप डगआउट में बैठा नहीं सकते हैं। अगर मैं बात कर लूं अर्शदीप सिंह की, ये पंजाब का वो बॉलर है जो आते ही छा गया है। जी अब देखिए बहुत लंबे कद के बॉलर हैं और वेरिएशन इनकी बॉलिंग में बहुत है। अच्छी यॉर्कर्स मारते हैं, अच्छे स्लोअर्स मारते हैं, कटर्स हैं इनके पास। और देखिए इस तरह का जब एक नौजवान खिलाड़ी किसी भी टीम में जुड़ता है इतनी प्रतिभा के साथ, और
अगर वो क्लिक कर जाता है पहले ही मैच में तो मुझे लग रहा है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो जाता है। तो पिछले मैच में उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, डेथ में भी उन्होंने बॉल डाली थी, डेथ में भी बहुत इंप्रेस किया था लोगों को। और तमाम और बड़े खिलाड़ियों ने भी कई इनके बारे में बहुत अच्छी बातें करी हैं। कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया था कि बहुत होनहार खिलाड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों का मतलब फ्यूचर देख रहे हैं इनमें। तो आज भी मौका मिलेगा, मुझे लग रहा है कि अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे ये। बिल्कुल उम्मीद भी यही है कि अच्छी बॉलिंग ये करेंगे। अगर मैं बात करूं युवाओं का ये आईपीएल कहा जा रहा है जी। मैं वहां शिवम मावी को देख रहा हूं, कमलेश नगारकोटी को देख रहा हूं, देवदत्त पडिक्कल है वहां पर, पृथ्वी शॉ की मैं बात करूं जी। या कल आए तरुण देव पांडे की, जी। ये सब वो प्लेयर हैं जो आईपीएल की खोज बनते जा रहे हैं। 2020 भले इंडिया में ना हो रहा हो, लेकिन पूरा अगर सरताज या ताज की मैं बात करूं तो पूरा पूरा इंडियन प्लेयर पे ही जा रहा है ये। बिल्कुल जा रहा है। और मुझे तो लग रहा है इस बार जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनके लिए जो एक इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो एक अवार्ड देते हैं हर साल, वो एक इमर्जिंग प्लेयर के लिए, मुझे लग रहा है इस बार उनका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इस लाइन में 1, 2 और 3 नाम नहीं है, मुझे लग दर्जनों नाम होंगे इस बार और उनको देखना पड़ेगा, खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अवार्ड वो किसको दें। बिल्कुल अवार्ड देने में ही दिक्कत हो जाएगी। जहां पे कार्तिक त्यागी जैसा एक शानदार मीडियम पेसर हो, अर्शदीप सिंह हो, वहां तरुण देव पांडे ने शानदार डेब्यू किया हो। बैटिंग की मैं बात कर लूं, देवदत्त पडिक्कल है जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। एक आध मैच में उन्होंने थोड़ा धीरे खेले या जल्दी आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली की पूरी जो उम्मीदें उन पर खरे उतर रहे हैं वो। जी, देवदत्त पडिक्कल देखिए कंप्लीट प्लेयर है और ये सिर्फ मुझे लगता नहीं कि सिर्फ T20 तक ही सीमित रहेंगे। इनमें जो इनकी बैटिंग है वो वनडेज के लिए और टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बहुत बेहतरीन बैटिंग है। देखिए अगर आपके अंदर स्किल है वो सिंगल्स लेने वाली, वो कहीं पे हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से ऐसे बीच में डाल के कवर्स के बीच में डाल दिया, स्क्वायर लेग में डाल दिया, ये स्किल आपके पास है तो आप बहुत अच्छी क्रिकेट और बहुत ऊपर की क्रिकेट खेल सकते हैं। तो T20 में सिर्फ देखिए छक्के मारने वाले बैट्समैन वो नहीं है, उनको सिंगल्स लेने भी आते हैं, स्ट्राइक चेंज करनी भी आती है। तो उनके पास दोनों तरह कंप्लीट क्रिकेटर हैं और 3, 4, 5 मैचों में उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है उन्होंने साबित किया है अपनी क्रिकेट को। बिल्कुल साबित किया भी है और परफॉर्म करके दिखाया भी है कि टीम ने उन पर जो भरोसा जताया था उस पर वो खरे उतरे हैं। उन्होंने अपने कप्तान को भी निराश नहीं हुआ है, ना ही उनके मैनेजमेंट को निराश किया है। बहरहाल यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। संदीप ब्रेक के आने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे हेड टू हेड, जब ये दोनों टीमें लड़ी है तो कौन जीता। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो IPL 2020 अपर कट में। बात कर रहे थे हम लोग युवाओं के IPL पे। अगर बात कर ले वो आप कार्तिक त्यागी, कल तरुण देव पांडे को देखा, जो एक दिक्कत बनी है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, एक अच्छा मीडियम पेसर। अब कहीं ना कहीं इस IPL के बाद वो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात हम लोग करें RCB बनाम पंजाब के मैच की, तो पिछले मैच में KL राहुल से ही RCB हार गई थी। उनका ही बनाया टोटल से 30 रन कम बनाए थे। तो एक बार जरा नजर डाल लेते हैं हेड टू हेड पे कि जब दोनों टीमें सामने हुई तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 25, किंग्स इलेवन पंजाब 13, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 12,
नो रिजल्ट 0। संदीप जी, आपने देखा यहाँ पे मामला नेक टू नेक था पिछले मैच तक, लेकिन वो मैच जीतने के बाद अब कहीं ना कहीं अपर हैंड हो गई है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब जी अपर हैंड जरूर आंकड़ों में दिख रही है, बट मुझे लग रहा है वास्तविकता में देखी जाए तो टीम कॉम्बिनेशन अगर और टीम की करंट फॉर्म देखी जाए तो मुझे लग रहा है कि बड़ी मुश्किल होगी आज के मैच में इन्हें। बाकी देखिए हर रोज अलग गेम है, अलग तरीके से गेम शुरू होता है, तो मैच क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, बट फिर भी जो है मुझे उम्मीद ये है कि पंजाब को वापसी करनी चाहिए। इतनी जल्दी हार मानने वाली टीम है नहीं वो। देखो हार मानेगी भी नहीं ये टीम। जिस टीम में अगर मैं बात करूँ, आज गेल खेल जाते हैं तो गेल का खेल देखने वाला होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्रिस गेल को कौन नहीं देखना चाहता है। मुझे लग रहा है कि जब क्रिस गेल मार लगाते हैं तो सिर्फ बॉलर एक ऐसा व्यक्ति है इस पूरे यूनिवर्स में जो बॉल डाल रहा है, जिसकी बॉल पे छक्के लग रहे हैं, सिर्फ उसको मजा नहीं आता है। बाकी कोई भी खिलाड़ी होने दीजिए, कोई भी दर्शक होने दीजिए, सबको मजा आता है, हर कोई देखना चाहता है। और क्रिस गेल देखिए शारजाह जैसे छोटे ग्राउंड के मोहताज नहीं है। वो अबू धाबी होने दीजिए, शारजाह होने दीजिए, कोई भी ग्राउंड बड़ा होने दीजिए, जब उनके बल्ले में बॉल लगती है तो ग्राउंड के बाहर ही नजर आती है। बिल्कुल यही उम्मीद भी करेंगे कि उनके बल्ले से लग के बॉल बाहर जाए। पर यहाँ पे एक बॉलर को भी देखने लायक होगा, युजवेंद्र चहल। शारजाह के ग्राउंड में आते ही उसके अंदर कुछ अलग सी ताकत आ जाती है और वो कुछ अलग ही कर बैठता है। जब भी आरसीबी का मैच होता है और हम लोग टीमों की बात करते हैं तो देखिए युजवेंद्र चहल एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि इनके बिना वो बात कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि रन डिविलियर्स बहुत बनाते हैं, रन विराट कोहली बहुत बनाते हैं, देवदत्त भी बना रहे हैं, फिंच भी बना रहे हैं, मगर जो रोल इस टीम में जो भूमिका निभा रहे हैं चहल, वो भूमिका की कोई तुलना नहीं है इन सभी बैट्समैनों से। देखिए बॉलर हमेशा, अभी आप फिर ये बात बोलेंगे बट मैं अब बोल दे रहा हूं कि बॉलर हमेशा बहुत अंडररेटेड होता है, मगर मैच जो है वो हमेशा बॉलर जिताता है। बैट्समैन जो है मैच बनाते हैं और मेरी नज़र में मैच जिताने वाला जो खिलाड़ी है वो बॉलर है। हाँ, बॉलर में अगर वो मीडियम पेसर मैच जिता दे तो और उसमें चार चांद लग जाते हैं। बहरहाल एक बार प्लेयर टू वॉच पे लोग संदीप नजर डाल लेते हैं। आज का प्लेयर टू वॉच कौन है आपने जिसे चुना है? आज टू वॉच है हमारे क्रिस गेल। क्रिस गेल को आपने प्लेयर टू वॉच पे चुना है। अगर ये आज मैच खेलते हैं तो सही मायनों में इन्हीं को ही देखने वाला होगा। जी, जिस मैच में क्रिस गेल खेल रहे हों उस मैच में कोई प्लेयर टू वॉच दूसरा हो ही नहीं सकता है। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बात की कि इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा छक्के, सबसे ज़्यादा सेंचुरी, सब कुछ तो इनके नाम पे है। और दर्शकों ने बहुत इंतज़ार किया है, लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है कि कब फिट होंगे, कब खेलेंगे। और मुझे लग रहा है इनकी फ्रेंचाइजी, अब इंजरी का कंसर्न था या फिर जो भी चीज़ थी, उनको भी इनसे बहुत आशाएं होंगी और आज अगर इनको मौका मिलेगा तो इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। देखिए, और ये जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते हैं। वो वेस्ट इंडीज़ की टीम होने दीजिए, इनकी कोई भी क्लब क्रिकेट फ्रेंचाइजी होने दीजिए, बहुत रन बनाए हैं, बहुत मैच जिताए हैं, अच्छा अनुभव है, आज अपना बल्ला चला सकते हैं। बिल्कुल बल्ला चलाना चाहिए। आप बता रहे थे उनको इंजरी के इशू और तमाम अफवाहों का बाजार भी गर्म हुआ क्रिस गेल के ना खेलने से। पंजाब ने कहा, कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी था कि वो ट्रेड करके ट्रांसफर इनकी जगह कोई दूसरा प्लेयर ले लेगी पंजाब, या इनको नहीं रखना चाहती है टीम में इसलिए मैच नहीं खिला रही। जब उन सब पे विराम लगाया क्रिस गेल की उस फोटो ने, जो उन्होंने हॉस्पिटल में अपने चेकअप के दौरान लगाई, और उन्होंने कहा कि मैं जल्द स्वस्थ होकर मैदान पर वापसी करूंगा। और आज पंजाब का मैच है, कल रात वो 8 बजे एक ट्वीट करते हैं, उसमें कहते हैं इंतजार खत्म हुआ, कल मैं मैदान पर रहूंगा। जी, और कहीं ना कहीं तमाम अटकलों पे विराम लगा दिया उन्होंने। जी, विराम लगा दिया बिल्कुल। और देखिए एक ये बहुत अच्छी चीज है कि जो इतने दिनों से ये टीम से बाहर थे या मैच नहीं खेल रहे थे तो अनफॉर्चुनेट जरूर थे, बट इसमें भी एक अच्छी चीज ये है कि इंजरी की वजह से बाहर नहीं थे। देखिए, अगर कोई इंजरी से कोई खिलाड़ी बाहर होता है और फिर टीम के अंदर आता है तो थोड़ा सा जो वो एफर्ट लगाता है ग्राउंड के अंदर, वो एफर्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रहती है कि कोई मसल फिर से टीयर नहीं हो जाए, कुछ वापस कोई मसल जो है वो फट नहीं जाए, तो वो एक मन में थोड़ा सा डाउट रहता है। बट अगर चूंकि पेट खराब था और उससे वो उभर के वापस आ गए हैं तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई कंसर्न के मन में होगा नहीं और ग्राउंड पे 100% देंगे, तो ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल अच्छी खबर है। और बुरी खबर होगी आरसीबी बॉलर्स के लिए अगर ये खेलते हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज की मैं बात करूं तो इनके पास वेरिएशन ज़्यादा है नहीं। केएल को किसी भी बॉलर खेलने के लिए कोई दिक्कत होती नहीं, लेकिन जब वो फास्ट बॉलर खेलते हैं तो काफ़ी कूल हो जाते हैं, मारने के लिए उन्हें पूरा दिखने लगता है पूरा ग्राउंड। जब वो मीडियम पेसर को खेलते हैं तो मोहम्मद सिराज के लिए आज बहुत टफ फाइट होगी गेल के लिए।
सही कह रहे हैं आप। देखिए, क्रिस गेल के सामने बॉल डालना किसी भी गेंदबाज के लिए हल्का नहीं है। अगर वो और ऊपर से अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं और बल्ले के बीचों बीच में गेंद को लगाते हैं तो देखिए दुनिया का कोई बॉलर बच नहीं सकता है। और उन्होंने वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ये साबित किया है। तो मोहम्मद सिराज है, देखिए मोहम्मद सिराज भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, क्या पता उनकी ही कोई करामाती गेंद करामात दिखा जाए और गेल का विकेट लेके चली जाए। बट देखते हैं क्या होता है, लेट्स होप। बिल्कुल, ये देखते हैं पूरे कि इस मैच में होगा क्या, आज गेल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर खेलेंगे तो पुरन बाहर होते हैं या मैक्सवेल, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब आखिरी में मैं जान लूं, पांडे जी आपका प्रेडिक्शन आज का क्या है? आज आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं और क्या लगता है छोटे ग्राउंड में कितना स्कोर बनेगा? देखिए, छोटे से ग्राउंड में शुरुआत हुई थी 31 छक्कों से और जो कि 10 छक्कों पे आगे रुक गई है। तो आप बिल्कुल ये संभावना छोड़ दें कि बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा अनटिल अनलेस क्रिस गेल का बल्ला चल नहीं जाए। तो ये मैच 180 के आसपास ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा रन बनने नहीं चाहिए। एक्स्ट्रॉर्डनरी एक गेल की इनिंग आ जाए, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो 180 के आसपास होना चाहिए। और एज देखिए बहुत पीक पे खेल रही, बहुत फॉर्म में आरसीबी। मुझे लग रहा है आरसीबी का पलड़ा बहुत भारी है। अगर गेल का बल्ला चल गया तो सामने टीम में भी एबी डिविलियर्स है संदीप, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को देखना वाला होगा कि आज इस ग्राउंड में वो कैसा खेलते हैं। जी देखिए, डिविलियर्स के बारे में हम लोगों ने पिछले मैच में चर्चा की थी, जिन्होंने दुबई जैसे विकेट पे इतनी बेहतरीन इनिंग खेली थी। तो शारजाह में तो उनको और ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट मिलेगा, बाउंड्रीज छोटी हैं, तो उनके लिए और बेहतरीन मौका है। और कोहली को भी देखिए कम मत आंकी है। पिछले मैच में ज़रूर वो सपोर्टिव भूमिका में ज़रूर थे, मगर उसके पहले वाले मैच में उन्होंने साबित किया था कि T20 के क्या खतरनाक बैट्समैन है, और वो भी तब जब आखिरी 15 से 20 ओवरों के बीच में बैटिंग करते हैं। बिल्कुल संदीप, अगर आप टॉस जीत के इस छोटे ग्राउंड टीम क्या करना चाहेगी पहले, अगर आपसे जानते हैं? मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले टॉस जीत के बैटिंग करे और 180 प्लस का स्कोर बनाए। 60-70% मैच उसके हक में। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। पूरे प्रेडिक्शन पे आप हम लोग आपकी नजर रहेगी और देखेंगे गेल खेलते हैं तो किस तरह से आज उनको किंग्स ऑफ पंजाब यूज करती है। और सामने टीम में भी एक ये भी देखना होगा, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और एरॉन फिंच आज क्या करते हैं। एरॉन फिंच का भी बल्ला काफी शांत रहा है। इस पूरी मैच पे हम लोग की नजर रहेगी। बहरहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।